तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे हमने पहले कुछ लेक्चर दिए थे, तो शायद जैसे सर ने बोला कि हमें अभी और कुछ लेक्चर देने हैं जो ऐसे राइटिंग है, तो मैं कुछ टाइम के लिए कहीं चला गया था तो टाइम नहीं मिला। तो आज के बाद लगातार जो है कंटिन्यूसली आपको लेक्चर आएंगे, और जो आपको मजमून निगारी, जिससे कुछ ऐसे डाउट थे कि हमें मजमून निगारी सिखाई जाए, लिखना सिखाया जाए कि ऐसे कैसे लिखते हैं, तो आज से इंशाल्लाह लगातार जो है वो लेक्चर आना शुरू होंगे। आज मैं आपको सिर्फ क्या बताऊंगा कि लेक्चर जो आप मजमून लिखते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, मजमून लिखने का तरीका क्या होता है, कौन कौन चीजें जो है वो मद्देनजर रखी जाती हैं कि कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, जिससे हमारा मजमून ऐसा हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि हमें जो एग्जामिनर है, नंबर देने वाला जो है, वो आराम से नंबर दे दे। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको पसंद आएंगी। सबसे पहले हमने, जो मैंने आपको पहले बताया था, जब हम मजमून निगारी शुरू कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे मजमून निगारी जो है वो लिखी जाती है, लेकिन उसको जो है खूबसूरत कैसे बनाया जाता है। मजमून निगारी लिखनी एक अलग चीज है, लेकिन उसको खूबसूरत कैसे बनाया जाता है, हमने उस चीज पे काम करना है। जब कोई चीज खूबसूरत होगी तो उस चीज को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो एग्जामिनर हमेशा यही देखता है, अब ये नहीं कि हमें सबसे पहले होती है लेंथ, लंबाई, के ऐसे की लंबाई कैसी होनी चाहिए, ऐसे की लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लंबाई है। अब कभी कभी हमें एग्जाम में दिया पूछा जाता है कि दिए मजमून से किसी एक पर रोशनी डालिए। अब ये हमें वहां पे दे दिया गया कि दिए गए मजमून में से किसी एक पर रोशनी डालिए। तो अब हमें दिए गए हैं, नीचे 3 मजमून दे दिए हैं। वक्त की पाबंदी, वक्त की पाबंदी, उस्ताद की अहमियत, उस्ताद की अहमियत, और तीसरा हो गया तालीम निस्वां, तालीम निस्वां। अब ये 3 चीजें हमने क्या कर दी कि हमें ये 3 ऐसे दे दिए गए, लेकिन ऊपर हमें क्या दिया गया है एग्जामिनर की तरफ से कि दिए गए मजमून में से किसी एक पर रोशनी डालिए। तो अब हमने रोशनी डालनी है, लेकिन हमें क्या दिया गया है, कोई लंबाई का जिक्र नहीं किया गया कि कितने वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए। कई बार ऐसे एग्जाम में आ जाता है, तो उसमें हमने अपना माइंडसेट इस्तेमाल करना है कि हमने कितने वर्ड का इस्तेमाल किया, ये ऐसे लिखना है। अब ये नहीं कर देना कि कभी किसी को आया था एक बार, एक ऐसे आया था कि किसी मैच का आंखों देखा हाल लिखो, तो उस बेचारे ने मेरी तरफ एक ही मैच देखा हुआ था, जो क्या हो गया था, बारिश की वजह से ड्रा हो गया था। तो उसने ऊपर लेंथ दिया नहीं था, एग्जामिनर ने लेंथ दी नहीं हुई थी, तो बंदे ने लिख दिया कि बारिश की वजह से मैच ड्रा, बारिश की वजह से मैच डरा। तो जब वो चैनल को फेल कर दिया गया, तो अब वो टेंशन में कि मैंने तो ऐसे लिख दिया था, क्योंकि पूछा ही गया था किसी मैच का आपको देखा हाल लिखो। तो इससे ऐसा नहीं लिखना है आपने कि एक ही बार आपने कर दिया। अब हमने सबसे पहले देखना है लंबाई। दिए गए मजमून में से अपनी की वजह से किसी एक को कम से कम 300 अल्फाज में मजमून लिखिए। 300 वर्ड जब हमने लिखने हैं, तो हमने सबसे पहला अपना माइंड सेट क्या इस्तेमाल कर लेना है कि लंबाई हमने 300 वर्ड की रखनी है। लंबाई 300 वर्ड, 300 वर्ड का मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर ऐसे एक 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 करके लिखेगा, उसको आइडिया ही लग जाएगा कि हाँ ये 300 वर्ड का है या नहीं है। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है हवाला इशार। आप जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल दी थी कि इशार के हवाले से क्या होता है कि आपके ऐसे की लंबाई खुद ब खुद बढ़ती जाती है। तो फॉर एग्जांपल आप एक लंबी लाइन लिखोगे यहां से लेके यहां तक, लेकिन जब आप इशार लिखोगे तो इशार छोटी छोटी लाइनों में लिखे जाते हैं और आपकी 4 लाइनें बढ़ जाएंगी। जब 4 लाइनें बढ़ जाएंगी तो तकरीबन आपका एक पेज जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे हम एक टीचर पे लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हम एक किस पे लिखेंगे, टीचर पे लिखेंगे, या हम किस पे लिख दे देंगे कि यूम जमहूरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे।
गणतंत्र दिवस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक डे, उर्दू में उसको बोलते हैं यूम जमूरिया। क्या बोलते हैं, यूम जमूरिया। तो अब मैं यूम जमूरिया पे क्या लिखता हूं, एक ऐसे लिखता हूं, यूम जमूरिया, यूम जमूरिया। तो हम 26 जनवरी जो हमारे अगले इसी महीने में जो 26 को आएगी, इसे हम बोलते हैं यूम जमूरिया, गणतंत्र दिवस। शायद हिंदी में ये गणतंत्र दिवस ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिपब्लिक डे। तो यूम जमूरिया पे जब हमने ऐसे लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने इसकी क्या करना है कि खूबसूरती बढ़ानी है। क्या करना है, इस ऐसे की हमने खूबसूरती को बढ़ाना है। तो हम एक शेर लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम। शुरुआत में क्या लिखेंगे, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या लिखेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। ये हमने क्या लिखा, ऐसे एक शेर लिखा हमने स्टार्टिंग में। जब हम शुरू करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे कि हमने लिख दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो जब हमने शुरू किया, तो हमारे एग्जामिनर पे सीधा सीधा पढ़ के, हाँ यार यूम जमूरिया का ऐसे स्टार्ट किया है और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती बयान किया शेर में, तो यकीनन उस पे जो है हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ गया। स्टार्टिंग में जब हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ा, तो हम इसको अब क्या करेंगे कि मजमून लिखना शुरू करेंगे कि एक दौर था, एक दौर था। पहले मैं ये रेज कर देता हूं यहां से। ये हमने पहले शेर लिखा, अब हमने मजमून लिखना शुरू करना है। अब पहले मैंने आपको क्या बताया, लंबाई, उसके बाद मैंने आपको बताया हवाला इशार। तो शेर के हवाले से हमने बताया कि मैंने ये नहीं कि मैं ऐसे जमूरिया का आपको लिखा रहा हूँ और शेर में बोल रहा हूँ क्या कि कोई भी महबूब के नाम बोल रहा हूँ मैं शेर के, मुझे मेरे महबूब की याद आ रही है, ये ऐसा नहीं है। हवाला इशार कि जो टॉपिक हम रिलेटेड पढ़ रहे हैं उसी के रिलेटेड इशार होना चाहिए। तो अब इसके आगे मैं ऐसे लिखना शुरू करता हूं, एक दौर था, एक दौर था जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बरतानवी साम्राज्यत का शिकार था, बरतानवी साम्राज्यत का शिकार था। बरतानवी साम्राज्यत तो समझते होंगे आप, ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजों का दौर था, उसे बोलते हैं, उर्दू में हम क्या बोलते हैं, बरतानवी साम्राज्यत। तो इसमें क्या हुआ, एक दौर था जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान बरतानवी साम्राज्यत का शिकार था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया था, अंग्रेजों। अब ये लाइन जहां से हमने शुरू की, थोड़ा सा पीछे से हम शुरू करेंगे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया था, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया था। हिंदुस्तानी मुकम्मल तौर पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रह गए थे। हिंदुस्तानी मुकम्मल तौर पर गुलामी
की जंजीरों में जकड़ कर रह गए थे। क्या हुआ? हिंदुस्तानी मुकम्मल तौर पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रह गए। उन्हें अपने हकूक की खातर आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें अपने हकूक की खातिर आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं थी। हत्ता के बात करने की इजाजत नहीं थी। हत्ता के बात करने की इजाजत नहीं थी। अब जिन लोगों को उर्दू आता है वो तो समझ गए होंगे कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन मेरी वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल थी तो समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आपका एग्जामिनर उर्दू चेक कर रहा है, नेचुरली बात है उसकी उर्दू जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ऐसे वर्ड उर्दू में इस्तेमाल करने होते हैं जो आपको एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और हमने एग्जामिनर का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना है। तो मैंने क्या लिखा, एक दौर था जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान बरतानवी साम्राज्यवाद का शिकार था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया था। हिंदुस्तानी मुकम्मल तौर पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रह गए थे। उन्हें अपने हकूक की खातर आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं थी, हत्ता के बात करने की इजाजत नहीं थी। अब ये हकूक वर्ड कहां से आया? हक। हक की जमा क्या है? हकूक। और हकूक को इंग्लिश में बोलते हैं राइट्स। तो हमारे राइट्स जो हैं वो क्या कर लिए गए थे? छीन लिए गए थे। तो इससे क्या होता है, अब यहां तक लिखा हत्ता के बात करने की इजाजत नहीं थी। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम हवाला इशार देंगे। हवाला इशार से क्या होगा कि हमारे हत्ते की लेंथ जो है वो बढ़ेगी, लंबाई जो है वो बढ़ेगी। तो मैं एक शेर ले लेता हूं, यहाँ पे हत्ता की बात करने की इजाजत नहीं थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अब मैं क्या लिखूंगा? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खूब कहा है। अब यहां से मैं शेर लिखूंगा, ये ऐसे करके पहला शेर था 1 नंबर का। अब मैं यहां पे लिखूंगा शेर नंबर 2 के ये दस्तूरे ज़बान बंदी है कैसा तेरी महफिल में। ये दस्तूरे ज़बान बंदी है, ज़बान बंदी है कैसा तेरी महफिल में, कैसा तेरी महफिल में, जहां तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी, जहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। अब मैंने एक ये शेर लिख दिया, ये दस्तूरे ज़बान बंदी है कैसा तेरी महफिल में, जहां तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। तो ये थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया फिर से। तो इसके आगे मैं फिर से पैराग्राफ लिखूंगा कि हालात बदलते गए। क्या लिखेंगे? हालात बदलते गए, हिंदुस्तानी कौम बेदार हुई। बेदार होना होता है सोते हुए उठ जाना, जाग जाना। हिंदुस्तानी कौम बेदार हुई, आजादी के हकूक का एहसास होने लगा। आजादी के हकूक का एहसास होने लगा, एहसास होने लगा। अब मैं और ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा एग्जामिनर को। क्यों? कि मैं फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताऊंगा कि जिन जिन लोगों ने हमारी आजादी में अहम रोल अदा किया, तो उनके नाम बताऊंगा। हालात बदलते गए, हिंदुस्तानी कौम बेदार हुई,
आजादी के हकूक का एहसास होने लगा। बड़े बड़े अदीब जो बड़े बड़े अदीब मुसन्नफ जो लिखने वाले होते हैं, ठीक है, मुसन्नफ, बड़े बड़े अदीब मुसन्नफ और दिगर फनकारों ने, दिगर फनकारों ने अपने फन और हुनर का कमाल दिखाया। बड़े बड़े अदीब मुसन्नफ और दिगर फनकारों ने अपने फन और हुनर का कमाल दिखाया। जहां तक आपने क्या करना, लिखना है, जरूरी नहीं कि अभी आप लिखो, अभी आप समझो। मैं ये ऐसे जो है लिख के आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, मैं सर को दे दूंगा, जो इनके टेलीग्राम चैनल है उन पे या दूसरे जितने भी चैनल्स हैं उन पे ये आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। आप सिर्फ जुड़े रहिए, आपको मैं बताता हूं कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। अगर एग्जामिनर आपको 10 में से 10 नंबर देने पे मजबूर ना हो गया तो आप मेरा नाम चेंज कर लेना, लेकिन क्या करना है कि आपने सिर्फ मेरे साथ और जाल सड्डा के साथ बने रहना है। फिर देखते हैं उर्दू का कौन नंबर आपका काटता है। तो मैंने क्या किया, बड़े बड़े मुसन्नफ फनकारों ने अपने फन और हुनर का कमाल दिखाया। अब मैं फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताता हूं आपको। बाबा कौम, बाबा कौम, महात्मा गांधी, क्या है, बाबा कौम, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, इशफाकुल्ला खान, इशफाकुल्ला खान, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, और बहुत से लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर जेलों की सख्तियां बर्दाश्त करके, जेलों की सख्तियां बर्दाश्त करके मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से निकाला, चंगुल से निकाला। और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज मजबूर होकर हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों की मक्कार और अय्यार हरकत की वजह से मुल्क 2 हिस्सों में बट गया था, मुल्क 2 हिस्सों में बट गया था। इसके चलते हम कुछ अरसा स्टंबल रहे, डगमगाए, स्टंबल डगमगाना, डगमगाए, मगर मैंने आपको बताया कि जो इशार होते हैं, शेर होते हैं,
वो खूबसूरती पैदा करते हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बना दें कि इसके चलते हम कोई कैसा स्टंबल रहे, डगमगाए, मगर मैं कहां रुकता हूं अर्श फर्श की आवाज से, मैं कहां रुकता हूं अर्श फर्श की आवाज से, अर्श ओ फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत दूर हद परवाज से, मुझे जाना है बहुत दूर हद परवाज से, हद परवाज से। ये यहां तक मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैं करूंगा फिर से चेंज, हद परवाज से, आखिरकार 26 जनवरी, आखिरकार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को हिंदुस्तानियों के पांव से, हिंदुस्तानियों के पांव से मुकम्मल तौर पर गुलामी की जंजीरें टूट गई, मुकम्मल तौर पर गुलामी की जंजीरें टूट गई, टूट गई और मुल्क एक खुद, सॉरी, हिंदुस्तान एक खुद मुल्क, हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बन कर दुनिया के सामने आया। तो अगर लास्ट में हम शेर लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदुस्तान तरक्की करना और भी, ताकि तुम्हें कोई रोक ना सके चोर भी, ठीक है ना। तो ये ऐसे इशारे से क्या हो जाता है कि ब्यूटी बढ़ जाती है, खूबसूरती बढ़ जाती है, और जब खूबसूरती बढ़ती है तो तब नेचुरली बात है खूबसूरती अट्रैक्ट तो करती है, इसमें कोई शक नहीं है कि खूबसूरती अट्रैक्ट तो करती है। तो हमने किसको अट्रैक्ट करना है, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है, और जब एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा कि हमें 10 में से 10 नंबर, बने रहिए, मैं बोल रहा हूं कि आप पढ़ते रहिए, लिखने का तरीका देखते रहिए कि किस तरीके से आपके जो है, तो इंशाल्लाह आपको 10 में से जो है वो 10 नंबर मिलेंगे इसके। तो ये था ऐसे राइटिंग का, मैंने आपको बताया कि ऐसे राइटिंग में कौन कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, जरूरी कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या आ गई, लेंथ, क्या आ गई सबसे पहले, लंबाई, लंबाई। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, हवाला इशार, दूसरे नंबर पे क्या आया, हवाला इशार, यानी जो शेर मैंने पढ़े लिखे उनका हवाला देकर ऐसे को क्या करना, खूबसूरत बनाना। उसके बाद आ गया सीक्वेंस, क्या आ गया उसके बाद, सीक्वेंस के, ये नहीं होना चाहिए मैंने आपको कैसे ऐसे लिखाया, ये सबसे पहले मैंने इशार लिखा, मैंने आपको बताया कि अंग्रेज हिंदुस्तान में कैसे आए, फिर मैंने बताया कि हिंदुस्तान में जुल्म कैसा किया, फिर मैंने कहा कि क्या हो गया कि हिंदुस्तानी कौम जो है वो बेदार हुई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े लीडर जो हैं वो सामने आ गए, फ्रीडम फाइटर्स सामने आए, उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान की आजादी में अहम रोल किया। फिर मैंने आपको बताया कि अंग्रेज कैसे भागे, फिर मैंने बताया कि भागने के बाद भी हिंदुस्तान में मुश्किलों का सामना जो है वो चलता रहा, लेकिन आखिरकार 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बन गया। तो ये चीजें किस में आ गई, सीक्वेंस में आई। उसके बाद हाउ टू राइट फास्ट, हमने ऐसे को तेज कैसे लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने ऐसे को तेज कैसे लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उर्दू लिखने वाले जो होते हैं वो तो चलो एक ही तरीके से लिख लेते हैं, याद रखना अगर एग्जामिनर ने आपको 300 वर्ड का ऐसे पूछा है तो वो 300 वर्ड पढ़ेगा नहीं, एक एक करके वो 300 वर्ड नहीं पढ़ेगा। हमने जो स्टार्ट देना है वो तगड़ा स्टार्ट देना है, क्या करना है, तगड़े वाला स्टार्ट देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ इस बंदे ने लिखा होगा। हमने एंड अच्छा करना है, किसी चीज का जो इख्तिताम है
वो हमने अच्छा करना है। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉडी में आप अगर ज्यादा उस लेवल का नहीं भी लिखते हो, लिखना जरूर है, ये नहीं हो कि आप मोबाइल जो है वो चाइनीज रख के ऊपर ओप्पो का वो कर देंगे, क्या कवर लगा लेंगे, वो नहीं होगा। लिखना तो आपने वही है। अगर आपको गणतंत्र दिवस के बारे में, यूमे जमहूरिया के बारे में पूछा है तो आपने यूमे जमहूरिया के बारे में ही लिखना है। लेकिन थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं कि बीच में बॉडी को इजी ले सकते हैं, ऐसे की बॉडी को थोड़ा सा इजी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बीच में थोड़ा तेज लिख सकते हैं इस ऐसे को। उसके बाद हमने क्या करना है, हाउ टू फिल पेजेस, कि हमने पेजेस कैसे भरने हैं, क्योंकि हमने 300 वर्ड में कम से कम 4 पेज तो लिखने पड़ेंगे ना, तो वो कैसे भरेंगे। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लाइनें लिखते रहोगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। लाइनें नहीं लिखनी है, बीच में इशार का हवाला देना है, या कोई मुहावरा लिख देना है, या कुछ जिससे क्या हो जाए कि थोड़ी स्पेस भी बन जाए और अच्छा भी लगे। कई बार ऐसे होते हैं बच्चे एक लाइन छोड़ के लिखना शुरू कर जाते हैं, वो बड़ा गंदा सा लगना शुरू हो जाता है। हमने वो नहीं करना है। हमने क्या करना है कि एक मुहावरे लिखने, इशार लिखने हैं, ताकि पेज की खूबसूरती में और इजाफा हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो उन मिस्टेक्स से हमने बचना है। जैसे मैं अगर ऐसे में लिख दूं लगातार, गांधी जी पे ऐसे लिख रहा हूं, तो मैं बार बार गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया, गांधी जी ने ऐसे किया, गांधी जी ने वैसे किया, नहीं, बार बार गांधी 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 नहीं लगाना है। एक बार गांधी जी लिख दिया तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी जगह जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना है हमने, कि उन्होंने ये किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसे किया। तो इस तरीके से उनको हमने किसके साथ तशबीह देना शुरू कर देनी है, इन्होंने, आपने, उन्होंने, ये चीजें जो है ये हमने ऐसे में शुरू कर देनी है। और लास्ट में हमने क्या करना है कि मार्कर्स, लिखने वाली जो चीजें होती हैं उसका ध्यान रखना है। कई बार जैसे मैंने अभी देखा नहीं, स्टार्टिंग में जब लिखने लगा था तो ये मोटा सा पेन मैंने ले लिया यहाँ से, तो उससे मैंने लिखा, तो मेरी हैंड राइटिंग में क्या होगी, प्रॉब्लम हो गई। लेकिन चलो यहाँ पे हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो गई तो हो गई, उसमें कोई नहीं, मुझे एग्जामिनर नहीं देख रहा है। लेकिन आप जब लिखोगे तब आपको एग्जामिनर देखेगा। तो इंशाल्लाह आपको जल्दी ये जो है मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आपको ऐसे सारे मिलेंगे। और अगले जितने भी लेक्चर होंगे वो ऐसे राइटिंग, जिसे हम मजमून राइटिंग बोलते हैं, फिर आपको लेटर राइटिंग में आपको सिखाऊंगा, एप्लीकेशन राइटिंग सिखाऊंगा आपको, और भी बहुत सारी चीजें जो उर्दू में रह गई थी अब तफसील से हम वापस आए हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्दी जो है वो आपको मैं। तो आज का लेक्चर जो है इस ऐसे पे मैं खत्म करूंगा। तो जो कल का लेक्चर होगा वो एक और ऐसे के साथ, अभी कम से कम मैं आपको बहुत लेक्चर करवाने वाला हूं, तो आप तैयार हो जाओ उर्दू क्वालिफाई करने के लिए, पटवारियों के लिए। God bless you.